तो कल मैंने तुमको क्लास के एंड में एक प्रॉब्लम दी थी करने के लिए, ठीक है। क्या था मेरे पास, 3 इनफाइनाइट वायर्स थी मेरे पास, याद आया। देयर आर 3 इनफाइनाइट वायर्स, हर एक वायर की चार्ज डेंसिटी क्या थी, लैम्डा, ठीक है। हर वायर की चार्ज डेंसिटी क्या थी हमारी, लैम्डा। और हमको क्या प्रूव करना था, इन वायर्स का इंटरसेक्शन से जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे फील्ड मेरा जीरो होगा, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना था। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, रिजल्ट याद करो। मैंने इनफाइनाइट वायर का फील्ड प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, 2k लैम्डा बाय आर, यही प्रूव किया था ना, याद करो। 2k लैम्डा बाय आर इनफाइनाइट वायर के लिए यही होता है ना। इनफैक्ट नॉर्मल फील्ड क्या था, k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आया था मेरे पास, ठीक है, याद आया ना। तो इनफाइनाइट वायर के लिए 2k लैम्डा बाय आर आ गया था, ठीक है। अब सब लोग ध्यान देना, अभी मैं खाली ए बी इनफाइनाइट वायर की को कंसिडर कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज तुमको मालूम है कि सेंट्रॉइड जो होता है, ये मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, राइट। तो अब सोचो, अगर इस ट्राइंगल की ऑल्टीट्यूड h है, तो जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस क्या होगा लाइन ए बी का, सेंट्रॉइड से अगर मान लो जो ए बी के ऊपर ऑल्टीट्यूड की हाइट अगर h है, तो सेंट्रॉइड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो h/3 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई सभी को कि नहीं। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर सी पॉइंट से ए बी पे ऑल्टीट्यूड की हाइट अगर h है, तो सेंट्रॉइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/3 होगा। ये क्यों होगा, सिमिलर ट्राइंगल से देख सकते हो। इस तरह की चीज हमने सेंटर ऑफ मास में भी देखी थी, क्योंकि मीडियंस 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ करोगे तो सिमिलर ट्राइंगल टाइप का बनेगा, और ऑल्टीट्यूड का जो डिस्टेंस होगा, यानी जो सेंट्रॉइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ए बी वायर से, वो क्या होगा, h गामा बाई 3। h गामा किसको बोल रहा हूँ, ये जो गामा के ऊपर ऑल्टीट्यूड पड़ रही है, दिखा रखा है ना, साइड्स के नाम गामा अल्फा बीटा दे रखे। तो गामा के ऊपर जो एल्टीट्यूड है उसका 1/3 जो है डिस्टेंस हो जाएगा सेंट्रॉइड का, किससे, लाइन ए बी से। तो इसका मतलब क्या है, गामा, ई गामा बोल रहा हूँ, लाइन ए बी के फील्ड को सेंट्रॉइड पे ई गामा बोल रहा हूँ। तो वो क्या लिखा, 2k लैम्डा h गामा बाई 3, समझ में आया। 2k लैम्डा अपॉन h गामा बाई 3, ये मेरा क्या हो गया, ए बी का फील्ड हो गया सेंट्रॉइड पे, ठीक है। जहां पे कि h गामा क्या, ऑल्टीट्यूड ऑन ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसको, अब इस अपॉन 3 को ऊपर लेके चले जाओगे तो ये क्या होगा, 6k लैम्डा अपॉन h गामा हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ए बी लेंथ से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और लेंथ ए बी से नीचे डिवाइड भी कर रहा हूं, ताकि इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल के टर्म्स में कुछ एक्सप्रेस कर सकूं, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने इसको, नीचे ओके, तो नीचे h, हाफ h गामा इंटू ए बी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने s लिख दिया, तो समझ में आ रहा है, उसका 6 का 3 कर दिया, क्योंकि हाफ नीचे यूज कर लिया हमने, ठीक है। h ए बी बाई 2 इज योर एरिया। तो ये क्या हो गया, 3k लैम्डा बाई s इंटू वेक्टर ए बी हो गया, यानी सॉरी लेंथ ए बी हो गया। ये हो गया मेरा फील्ड, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे s क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज हाफ ए बी इंटू एच गामा। तो आई होप यहाँ तक सबके लिए सेटल्ड है, 3k लैम्डा बाई s इंटू लेंथ ए बी, ओके। अब वेक्टोरियली इसको लिखना है, तो वेक्टोरियली के लिए क्या कर सकते हैं, अब ये तो मेरा मैग्नीट्यूड आया, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसकी ए बी से अवे है। तो ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जनरेट करने के लिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ इसको, ए बी वेक्टर क्रॉस के कैप लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ए बी वेक्टर क्रॉस के कैप करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, इस ये डायरेक्शन आ जाएगी कि नहीं, बोलो। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, वेक्टर फील्ड को लिख दिया 3k लैम्डा बाई s इंटू ए बी क्रॉस के कैप, ठीक है। अब इसी की तरह से देखो तो तीनों साइड्स के लिए सिमिलरली लिख सकते हैं, ऐसे ही ई अल्फा किसके लिए लिखा, बीसी के लिए वेक्टर फील्ड लिखा मैंने, तो वो भी इसी तरह से आएगा 3k लैम्डा बाई s इंटू बीसी वेक्टर क्रॉस के कैप, समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से ई बीटा, यानी किसके लिए लिख रहा हूँ, सी ए साइड के लिए लिख रहा हूँ, वो क्या आ जाएगा, 3k लैम्डा बाई s सी ए क्रॉस के कैप। तो ये तीनों मैंने फील्ड्स लिख लिए वेक्टोरियली, ठीक है। अब नेट फील्ड के लिए क्या करोगे, तीनों फील्ड्स को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ए बी क्रॉस के कैप है, इसमें बी सी क्रॉस के कैप है, और इसमें सी ए क्रॉस के कैप है। तो क्रॉस के कैप कॉमन ले लेंगे, और इनफैक्ट यहाँ पे एक क्रॉस के कैप मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे एक क्रॉस के कैप होना चाहिए, और अंदर में क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल क्रॉस के कैप। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो जाएगा, बोलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वेक्टर 0 हो जाएगा, समझ गए ना, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज 0। तो इसका मतलब क्या, मेरे पास सेंट्रॉइड पे नेट फील्ड कितना आ गया, 0। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया सभी को, पक्का समझ में आया ना, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में मतलब
वर्टिसेस पे हमने पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, क्यू 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 करके तीनों वर्टिसेस पे हमने पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं। और हम इंटरेस्टेड किसमें, हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी जगह पे फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक तो सेंट्रॉइड पे जीरो होगा बाई सिमेट्री, क्योंकि बराबर बराबर फील्ड तीनों साइड से आ रहा होगा, तीनों वेक्टर का सम सेंट्रॉइड पे तो जीरो होगा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सेंट्रॉइड के अलावा और भी कहीं जीरो होगा, तो इट टर्न्स आउट यस। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर बराबर बराबर चार्जेस वर्टिसेस पे हमने रख दिए तो ट्रायंगल के अंदर 4 ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे हमारा फील्ड जीरो होता है। तो अब उन को हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे, वो पॉइंट्स किधर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं, क्या लिखा, आइडेंटिकल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन, okay, there should be a comma, show that the median AD on the median AD apart from O electric field must be zero at some point between O and D। हमको ये प्रूव करना है कि O और D के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हुई, मतलब O पे तो जीरो ही है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, O और D के बीच में एक और ऐसा पॉइंट है एटलीस्ट जिसपे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो, तो मैं क्या करता हूँ, बी और सी के थ्रू एक मैं सर्कुलर रिंग इमेजिन करता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है रिंग का फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास रेडीमेड है। मैं चाहूँ तो 2 पॉइंट चार्जेस से भी लिख सकता हूँ, बट मुझे पता है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का एक्सियल फील्ड जो होगा वही नॉन यूनिफॉर्म का भी होगा। इस केस में तो इनफैक्ट एक्सियल फील्ड भी एक्सियल ही होगा, कोई फील्ड और होगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल इमेजिन कर लिया ए रेडियस का। इसकी वजह से इस मीडियन पे फील्ड कितना होगा, देखो क्या लिखा, recall that even for a non-uniformly charged ring axial field is same as that for a uniformly charged ring which is maximum at a by root 2। a by root 2 पे हमारा फील्ड मैक्सिमम होता है, राइट। तो यानी b और c का मिलके भी जो फील्ड मैक्सिमम होगा वो कहां पे होगा, a by root 2 पे मैक्सिमम फील्ड होगा b और c का मिलके, है ना। इतनी बात तो सेटल्ड है ना। अच्छा, OD की लेंथ कितनी होगी, OD की लेंथ तुम्हें पता है, ये O जो है हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है ना सेंट्रॉइड। तो OD की लेंथ हो जाएगी 1/3 इंटू 2a cos 30 डिग्री। ये भी समझ में आ रहा होगा, ये 2 है, ये एंगल 30 डिग्री है बीच में, तो वर्टिकल पूरी जो ऑल्टीट्यूड है वो हमारी कितनी है, 2a cos 30 और उसका 1/3। तो OD कितना हो गया मेरा, a/√3 है, इज इट नॉट। और a/√3 जो होगा वो a/√2 से छोटा होगा, इज इट नॉट। इसका मतलब क्या है कि जो OD डिस्टेंस है ये मैक्सिमम फील्ड से पहले वाला पॉइंट है, इज इट नॉट। इसका मैक्सिमम फील्ड और बाद में आने वाला, इतनी बात सेटल होगी। ठीक है, अच्छा अभी एक्सेस पे क्या होता है, रिंग के जो फील्ड होता है E इज इक्वल टू के क्यू इंटू, ये याद है वही वाला फॉर्मूला, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ पे पावर -3/2 करके लिख दिया क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा है। ठीक है, तो अब x इक्वल टू a/√3 पे क्या हो जाएगा, मैं करने क्या वाला हूं, पहले स्ट्रैटेजी समझ लेना। देखो O पे तो मेरा पक्का फील्ड जीरो है, ठीक है, O पे तो जीरो फील्ड है। मैं क्या प्रूव करने वाला हूं कि O से जैसे नीचे की तरफ आ रहे हो, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहे हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड बी और सी का क्या है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड जो है ए की वजह से कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड है। मैं रेट्स ऑफ चेंज ऑफ फील्ड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ, उसका यूज करके देखूंगा कि मेरे पास दोबारा से एक जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं इस चीज को देखने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या किया, देखो x इज इक्वल टू a/√3 पे मैंने फिर de/dx निकाला है। ठीक है, तो वो तो मैंने मैथमेटिका से किया, तुम लोग हाथ से भी निकाल सकते हो इसका डेरिवेटिव। de/dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x निकाला है। x क्या है, मैंने O का कोऑर्डिनेट लिया। तो ये जब कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 3√3/32 इंटू k³ ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, फॉर पॉइंट चार्ज एट a फील्ड एट y कितना होगा। अच्छा, ऊपर में जो पॉइंट चार्ज a रखा है उससे y डिस्टेंस पे ये पॉइंट है O, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, तो de/dy क्या आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, -2k³/y³ आएगा मेरे पास। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा, वो कैलकुलेट करके आ जाता है 2a/√3 आ जाता है तुम्हारा। ठीक है, y ये नियर O होना चाहिए, नियर y इक्वल टू 2a/√3 या फिर नियर ये। ठीक है, तो de/dy की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये मेरा 3√3/4a³ आएगा। डिफरेंशिएट तो कर लोगे ना y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये मेरा आया। तो de/dx मतलब क्या है, मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x इज स्मॉलर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू y। इतनी बात समझ में आ रही है, कैलकुलेट किया मैंने रेट्स ऑफ चेंज ऑफ फील्ड। ओके, अब आगे की सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनो, क्या लिखा, thus as we move from O towards D, O से जब हम D की तरफ जा रहे हैं, फील्ड ड्यू टू द रिंग रिड्यूसेस एट अ स्लोअर रेट देन द पॉइंट चार्ज एट A। यानी रिंग की वजह से जो फील्ड है वो धीमे धीमे घट रहा है,
और ए की वजह से जो पॉइंट जो वर्टेक्स ए पे रखा हुआ फील्ड वो तेजी से घट रहा है। समझ में आई बात की नहीं? रिंग का फील्ड धीमे धीमे घट रहा है और जो पॉइंट चार्ज एट ए वो तेजी से घट रहा है। इसका मतलब क्या? ओ के जस्ट नीचे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सोच के देखो, ओ पे तो जीरो था, ओ के थोड़ा सा नीचे आए तो नीचे वाले दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से भी घटा फील्ड, लेकिन थोड़ा सा घटा। ऊपर वाले का फील्ड ज्यादा घट गया, तो इसका मतलब क्या है? ओ के जस्ट नीचे आओगे तो फील्ड ऊपर की तरफ हो जाएगा, इज इट नॉट? फील्ड्स दोनों घटे हैं, अपवर्ड फील्ड भी घटा है, डाउनवर्ड फील्ड भी घटा है, लेकिन अपवर्ड फील्ड जो थोड़ा घटा है, डाउनवर्ड फील्ड ज्यादा घटा है। तो इसलिए ओ के जस्ट नीचे समझ में आ रहा है कि फील्ड ऊपर की तरफ होगा। बोलो, ओ के जस्ट नीचे, इसलिए फील्ड मेरा क्या होगा? ऊपर की तरफ। तो क्या लिखा? फील्ड ड्यू टू द रिंग रिड्यूसेस एट ए at a slower rate than due to the than of the point charge A. Field slightly below O must be towards A. तो O के जस्ट नीचे जो फील्ड है वो A की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। ये रीजन समझ में आया ना? ठीक है। While field at D is clearly downwards. अच्छा, D पे तो पक्की बात है फील्ड डाउनवर्ड होगा, क्योंकि B और C का मिला के तो फील्ड जीरो ही है और A का ही खाली फील्ड है। तो O के पास में फील्ड ऊपर है और D पे फील्ड नीचे है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जीरो फील्ड होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ओ पे मेरा फील्ड जीरो था, ओ से थोड़ा सा नीचे आया तो फील्ड ऊपर है, और बहुत ज्यादा नीचे आ गया, डी तक आ गया तो फील्ड फिर से नीचे है। तो तुमको पता है कि दो रूट्स, मीन एक जगह कोई फंक्शन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, तो बीच में कहीं ना कहीं रूट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो, इज इट नॉट? तो ओ के जस्ट नीचे अपवर्ड फील्ड आया, पॉइंट डी पे डाउनवर्ड फील्ड आया, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो फील्ड भी होगा। ठीक है, क्या लिखा? ओके, सो फाइल फील्ड एट डी इज क्लियरली डाउनवर्ड्स. So field is reversing its direction somewhere between O and D. Therefore the field must be zero somewhere in the region. फ्लो समझ में आया? हमने हमारे डेरिवेशन का फ्लो क्या? हमने रेट ऑफ चेंज देखा, O पे तो पक्का दोनों फील्ड्स बराबर थे, फिर रेट ऑफ चेंज देखा कि नीचे वाले चार्जेस की वजह से क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड है, ऊपर की वजह से क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड है। इससे हमने क्या प्रूव किया कि O के जस्ट नीचे फील्ड अपवर्ड है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने रेट्स ऑफ चेंज ऑफ फील्ड को मैंने कंपेयर किया। ठीक है, उससे मेरे पास क्या प्रूव हुआ कि ओ के जस्ट नीचे फील्ड ऊपर है और डी पे फील्ड नीचे है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जीरो है। तो यही मेरा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो फील्ड मस्ट बी जीरो समवेयर इन दिस रीजन। हाँ, इसमें अगर कुछ डाउट है तो फिर अभी बोलो, डिस्कशन पॉइंट। सो ओके, माय बैड, यहाँ पे एक छोटा सा टाइप हो क्या, राइट हो, यहाँ पे 3√3 KQ by A क्यूब होना चाहिए। आई फॉरगॉट टू राइट KQ। तो क्या लिखा? जस्ट एज अपार्ट फ्रॉम सेंट्रॉइड वी हैव प्रिडिक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ वन मोर पॉइंट ऑफ जीरो फील्ड ऑन दिस मीडियन, सिमिलरली देयर विल बी पॉइंट्स ऑन अदर मीडियंस आल्सो। जैसे इस मीडियन पे जीरो फील्ड का एक पॉइंट मिला, ऐसे बाकी मीडियंस पे भी एक एक पॉइंट मिलेगा जीरो फील्ड का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास देयर विल बी टोटल 4 पॉइंट्स। एक तो सेंट्रॉइड है और उसके अलावा 3 पॉइंट्स और है जहां पे हमारा फील्ड जीरो हो रहा है। तो टोटल ट्राइंगल के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं जहां पे फील्ड मेरा जीरो होता है, अगर इक्वल चार्ज है उसके वर्टिसेस पे हमने इस तरह से रखे हुए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फील्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्म का मतलब है यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो इट टर्न्स आउट यहाँ पे बड़ा मस्त सा शैडो एरिया का आइडिया यूज हो जाता है। किस तरह से? वो देखो, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? ये मेरे पास कोई हेमिस्फेरिकल शेल है। ठीक है, ढक्कन वक्कन कुछ नहीं, खाली हेमिस्फेरिकल शेल है। ओके, और इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा जो है मेरा चार्ज पर यूनिट एरिया है, और मुझे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फील्ड निकालना है। ओके, तो मैंने क्या किया, इस हेमिस्फीयर पे एक छोटा सा डीएस एरिया का पैच कंसीडर किया। तो इस डीएस एरिया के पैच की वजह से फील्ड क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अवे फ्रॉम डीएस होगा, राइट? तो इसका डीई कितना होगा? तो इसका चार्ज कितना होगा? सिग्मा डीएस, तो इसका चार्ज हो जाएगा, और के सिग्मा डीएस कॉस, तो हाँ, तो डीई क्या हो जाएगा इसका? के सिग्मा डीएस अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाई सिमेट्री हम क्या देख सकते हैं? बाई सिमेट्री, ये जो भी फील्ड आ रहा है इसका एक्सियल कंपोनेंट, तो बहुत सारे सब एलिमेंट्स का एक्सियल कंपोनेंट तो एडिटिव होगा, और जो रेडियल कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं? क्योंकि जैसे डीएस इधर है, इतना ही सुंदर डीएस इधर भी होगा, तो रेडियल कंपोनेंट्स मिलके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? खाली एक्सियल फील्ड। तो एक्सियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड कितना होगा? वो हो जाएगा डीई कॉस थीटा, क्योंकि ये पैच जो है वर्टिकल से थीटा एंगल पे लिया, तो इसका फील्ड भी वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगा। तो डीई कॉस थीटा को मुझे इंटीग्रेट करना है, इज इट नॉट? तो डीई कॉस थीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा के सिग्मा डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया, राइट? अब यहाँ पे देखो, डीएस कॉस थीटा क्या है मेरा? डीएस कॉस थीटा इज नथिंग बट शैडो एरिया ऑफ डीएस, राइट? डीएस कॉस थीटा कितना है मेरा? शैडो एरिया ऑफ डीएस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डीएस शैडो।
और डीएस शैडो का इंटीग्रल क्या होगा, पूरे हेमिस्फीयर के सारे छोटे छोटे पैचेस की शैडो को जब ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो बेस का एरिया हो जाएगा, यानी जो नीचे ढक्कन है इक्वेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, डीएस शैडो का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो मेरा क्या बन जाएगा, इसका ई एक्सियल क्या हो जाएगा, तो के को तो मैंने लिख दिया 1/4πε0 और सिग्मा बाय आर स्क्वायर एज इट इज आ गया मेरा, और डीएस कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फील्ड, दैट इज सिग्मा बाय 4ε0। समझ में आया। तो ई ड्यू टू हेमिस्फीयर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, सिग्मा बाय 4ε0। ओके, मैं चाहता इसको तो शैडो एरिया की जगह मैं सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकता था। तुमको पता है कि नहीं ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, सॉरी दैट्स अनदर क्वेश्चन आई गॉट टू। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, शैडो एरिया से हम लोगों ने क्या किया, हेमिस्फीयर का फील्ड प्रूव कर दिया सिग्मा बाय 4ε0। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फील्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज ल्यून। तो ये क्रोटोव का प्रॉब्लम है। क्रोटोव ल्यून को मेरिकार्प कहता है। मेरिकार्प और ल्यून एक ही मतलब है। ल्यून का मतलब क्या होता है समझ लो, जैसे सबने खरबूजा देखा है ना, खरबूजा मस्क मेलन, तो उसके ऊपर भगवान ने नेचुरली ल्यून्स बना रखे होते हैं। ठीक है, जो धारी जा रही होती है ऐसे करके, तो जो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो छिलका है उसको हम ल्यून कहते हैं, दैट्स कॉल्ड ल्यून ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, क्रोटोव उसको मेरिकार्प कहता है। तो मेरिकार्प का भी मुझे फील्ड निकालना है, समझ गए। मेरिकार्प का जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ल्यून दिख रहा है, ये शेडेड, तो ये पिंक कलर से जो शेडेड दिख रहा है ये थीटा एंगल का ल्यून है, समझ गए। इसके इक्वेटोरियल प्लेन में समझो, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल का ल्यून है। और अगर इसका दूसरा साइड देखो तो 180 डिग्री माइनस थीटा का भी एक ल्यून ही है, और दोनों ल्यून्स मिलके एक हेमिस्फीयर बन रहा है। समझ में आ रहा है ज्योमेट्री। कुछ छिलके से एक ल्यून बना, बाकी के छिलके जोड़ के पूरा हेमिस्फीयर भी बना सकते हैं हम चाहें तो, है ना। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसमें हम यही चीज यूज करेंगे कि एक ल्यून और उसका सप्लीमेंट्री ल्यून मिला के हेमिस्फीयर बनाएंगे, क्योंकि हेमिस्फीयर का फील्ड मुझे मालूम है। तो उस चीज को मैं एक्सप्लॉइट करने वाला हूँ, उस फैक्ट को कि हेमिस्फीयर का जो फील्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होना चाहिए, सिग्मा बाय 4ε0, उस चीज को मैं यूज करने वाला हूँ। तो फाइंड द फील्ड ड्यू टू द ल्यून। तो क्या लिखा, कंसिडर अ ल्यून ऑफ अ स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। नाउ बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा पोर्शन वी कैन कंप्लीट अ हेमिस्फीयर फॉर दिस पर्पस। complete a hemisphere. For this purpose, the required lune will have an angle of 180 minus theta. Completing lune जो है हेमिस्फीयर बनाने के लिए वो 180 minus theta एंगल का lune होगा। ठीक है, now we know that field at the center of curvature of hemisphere is sigma by 4ε0. Let the field due to our lune be E1. तो अभी देखो इसको मैंने यहाँ पे जो व्यू दिखा रखा है, यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल व्यू दिखा रखा है। तो नॉर्थ पोल व्यू में जो ये जो मैंने अभी ग्रीन से शेड किया, ये मेरा क्या है, जो ऊपर में तुमको पर्पल सा ल्यून दिख रहा है वो ये वाला ल्यून है। समझ में आ रही ज्योमेट्री। और जो ऊपर में ब्लैक कलर का ल्यून दिख रहा है वो यहाँ पे नीचे वाली फिगर में ये ब्लैक कलर वाला ल्यून है। समझ में आ रहा है। और कौन सा व्यू है, ये नॉर्थ पोल व्यू है। नॉर्थ पोल के एकदम ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू में देख रहे हो तो ऐसे दिख रहे हैं ल्यून। समझ में आई बात की नहीं। तो एक ल्यून थीटा एंगल का दिख रहा है और दूसरा ल्यून कितने एंगल का दिख रहा है, 90 माइनस थीटा का दिख रहा है। तो बाइसिमेट्री दोनों ल्यून्स का जो फील्ड होगा वो तो बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा ना। तो मान लो ये जो मेरा मेन ल्यून है, जो ये जो भी कलर है पर्पल जैसा दिख रहा है, तो इसका जो इस ल्यून का जो फील्ड है वो ये थीटा के बाइसेक्टर यानी थीटा बाई टू ये दोनों एंगल्स होगा, इस लाइन के अलॉन्ग आएगा। इसको E1 बोल दिया मैंने। ठीक है, और ऐसे ही जो इसका सप्लीमेंट्री ल्यून है उसका E2 फील्ड मैंने माना, और वो क्या होगा, वो ये बाइसेक्टर एंगल्स दिख रहे हैं 180 माइनस थीटा के आधे आधे, यानी 90 माइनस थीटा बाई 2 और 90 माइनस थीटा बाई 2। समझ में आया कि नहीं। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, E1 और E2 के वर्टिकल कंपोनेंट्स मिलके तो हेमिस्फीयर का फील्ड देंगे, इज इट नॉट। और E1 और E2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मिलके कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि हेमिस्फीयर का फील्ड तो केवल एक्सियल ही था। बात समझ आएगी नहीं। इससे मेरे पास E1 और E2 में साइमल्टेनियस इक्वेशंस आने वाली हैं, उसका यूज करके मैं E1 को सॉल्व कर लूंगा। मैं चाहूँ तो E2 भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन पूछा हमको सिर्फ E1। फ्लो समझ में आ रहा है किस तरह से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, लेट द फील्ड ड्यू टू आवर ल्यून बी E1 एंड E2 बी द फील्ड ड्यू टू द सप्लीमेंट्री ल्यून। तो क्या लिख सकते हैं, E1 साइन थीटा बाई 2 प्लस E2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 शुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय 4ε0। ये समझ में आया क्या किया, यानी ये E1 है, E1 का ये वाला हॉरिजॉन्टल फील्ड होगा E1 cos थीटा बाई 2, वर्टिकल फील्ड होगा E1 sin थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ना ज्योमेट्री से। तो इसका E1 sin थीटा बाई 2 और E2 का E2 sin ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 या फिर E2 cos थीटा बाई 2, ये दोनों मिलके हेमिस्फीयर का फील्ड हो जाएंगे, यानी कि सिग्मा बाय 4ε0। तो ये इक्वेशन हो गई। समझ में आई इक्वेशन 1 सभी को। और हॉरिजॉन्टल फील्ड्स कैंसिल कर देंगे तो E1 का cos थीटा बाई 2 इक्वल टू E2 का sin थीटा बाई 2 या फिर cos ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है, E1 इक्वल टू आ जाता है सिग्मा बाय 4ε0 इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2, यानी वही है थीटा बाई 2 लिखना था, गलती से अल्फा लिख दिया, लेट मी करेक्ट इट टू थीटा बाई 2। ये थीटा है, ओके, थीटा बाई 2। समझ में आया सभी को, ये क्लियर है सभी को। हाँ, ये
ये बहुत ही मस्त फंडा है ये। मतलब ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने खुद से सोचा है, लेकिन कई जगह पे बहुत फायदा होता है इसका। तो समझो ये क्वेश्चन ये है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं। नॉर्मल फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज लैमिना सबटेंडिंग इन सॉलिड एंगल ओमेगा। तो मेरे पास मान लो ये आर्बिट्ररी शेप का लैमिना है कोई, ठीक है, आर्बिट्ररी शेप। मैंने यहाँ पे देखने में इलिप्स जैसा लग रहा है, बट इट कुड बी एनी शेप, इट डज नॉट मैटर। जो मैं चीज प्रूव करने जा रहा हूँ उसके लिए ये बिल्कुल आर्बिट्ररी शेप का लैमिना समझ सकते हैं। अब ये लैमिना है जिसके ऊपर मान लो कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, ठीक है। और इस लैमिना की वजह से मुझे पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है कि कितना होगा। टोटल फील्ड नहीं निकालना, फील्ड का कंपोनेंट निकालना है परपेंडिकुलर टू द लैमिना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई? आई वांट टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू द लैमिना परपेंडिकुलर टू द लैमिना, वो कंपोनेंट निकालना है, यानी डीई नॉर्मल मुझे निकालना है, ठीक है। नॉट डीई नॉर्मल, एक्चुअली तो पूरे लैमिना के लिए ई नॉर्मल मुझे निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा देखो जरा, तो यहाँ पे छोटा सा अगर पैच ले लूं तो इस छोटे से पैच का जो फील्ड होगा वो क्या होगा, इसका चार्ज तो हो जाएगा सिग्मा डीएस, तो इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, के सिग्मा डीएस बाय आर स्क्वायर, ये फील्ड होगा इसका, बोलो डीई। समझ में आया कि नहीं? के सिग्मा डीएस बाय आर स्क्वायर इसका फील्ड होगा, जिसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डीई नॉर्मल क्या हो जाएगा, के सिग्मा डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। हाँ, अब डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर देख के बड़ा खुशी होती है, क्यों? क्योंकि तुम याद करो थोड़े दिन पहले हम रेडिएशन पढ़ रहे थे, तो डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर क्या था हमारा, डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर बेसिकली इस पॉइंट पी पे डीएस का सॉलिड एंगल था, याद आया कि नहीं? डीएस कॉस थीटा याद आ रहा है, वो कौन जैसा फिगर बनाया था, उसमें हल्का सा टिल्ट किया था फिगर, उसको याद आया कि नहीं? रेडिएशन का सेकंड लास्ट और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सॉलिड एंगल में खूब काम किया था, है ना, हीट ट्रांसफर का फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर जो था। तो ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर इज नथिंग बट सॉलिड एंगल ऑफ दिस ds पैच, इज इट नॉट? तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, छोटा सा जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फील्ड आया वो कितना आया, वो आ गया मेरा k सिग्मा डी ओमेगा, वेयर डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द पैच एट पॉइंट p। समझ में आई बात की नहीं? तो बस अब टोटल फील्ड क्या हो जाएगा, तो छोटे से पैच का छोटा सा फील्ड k सिग्मा डी ओमेगा है नॉर्मल फील्ड, तो पूरे का फील्ड क्या हो जाएगा, k सिग्मा कैपिटल ओमेगा हो जाएगा, टोटल सॉलिड एंगल। समझ गए कि नहीं? तो कोई भी फ्लैट पैच की वजह से अगर यूनिफॉर्मली चार्ज पैच है किसी भी शेप का हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, जैसा मर्जी पैच हो, अगर वो किसी भी जगह पे सॉलिड एंगल ओमेगा सबटेंड कर रहा है तो उस पैच के नॉर्मल जो फील्ड होगा वो कितना होगा, सिंपली के सिग्मा ओमेगा, दैट्स इट। और अगर मान लो सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं इसी को, सॉलिड एंगल इंटू सिग्मा, सॉलिड एंगल इंटू सिग्मा करके ऐड कर करके हम फील्ड निकाल सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया सभी को? इसके बाद देखो एक रिजल्ट मैं प्रूव करने वाला हूँ, सॉलिड एंगल ऑफ कैप ऑफ अ स्फीयर। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, स्पेशली जब हम पोटेंशियल के बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे तो ये सॉलिड एंगल बहुत काम आएगा। इनफैक्ट रेडिएशन में भी कई कई जगह पे काम आ सकता है ये सॉलिड एंगल जो कैप ऑफ अ स्फीयर का, कि मान लो कोई रेडिएटिंग बॉडी है, कढ़ाई रखी है, तो कढ़ाई पे कितना पावर पड़ रहा है वो सब निकालने के लिए हम सॉलिड एंगल यूज कर सकते हैं आइसोट्रोपिक सोर्स से। तो सॉलिड एंगल ऑफ अ कैप हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। अब याद करो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या थी, हम किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल निकालते हैं तो उसके ऊपर सेंटर्ड एक स्फेरिकल स्क्रीन लेते हैं और उस स्फेरिकल स्क्रीन पे शैडो का एरिया देख लेते हैं ना। तो अब मान लो ये मेरे पास कैप ऑफ अ स्फीयर है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, थीटा एंगल की कैप ऑफ अ स्फीयर है, इसका सॉलिड एंगल सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं। तो जो स्फेरिकल स्क्रीन है उसको इसके जस्ट बाहर ही ले लो, ये वाला जो स्फीयर है इसके जस्ट बाहर ही स्फेरिकल स्क्रीन ले लो। तो इसका मतलब क्या, इस कैप का शैडो एरिया तो इस कैप के एक्चुअल एरिया के बराबर ही हो जाएगा, इज इट नॉट? समझ में आ रही बात की नहीं? कोई कढ़ाई है, कढ़ाई का सॉलिड एंगल निकालना तो कढ़ाई के जस्ट बाहर कढ़ाई को हग करता हो स्फेरिकल स्क्रीन इमेजिन कर लो, तो शैडो का एरिया क्या हो जाएगा, कढ़ाई का एरिया वही उसकी शैडो का एरिया हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसका मतलब इस कैप का एरिया निकाल के आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो इस कैप का सॉलिड एंगल आ जाएगा। आई बात समझ में नहीं? तो क्या होगा देखो क्या लिखा, वी विश टू फाइंड द सॉलिड एंगल ऑफ अ कैप ऑफ अ स्फीयर ऑफ सेमी cap of a sphere of a semi vertex angle theta at the center of curvature. Recall that solid angle is shadow area on spherical screen divided by the square of the radius of the sphere. Imagine a cap of a sphere at angle theta and angular width d theta. ठीक है, ये छोटा सा हमने कैप एलिमेंट लिया। इनफैक्ट ये मतलब खाली कैप का नहीं चाहिए हमें, नॉर्थ पोल से लेके पूरा कैप जहां तक ये थीटा एंगल तक पूरा सॉलिड एंगल निकालना चाहिए। मैं गलती से कैप खाली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो if spherical screen is placed just outside this cap then shadow area is what, shadow area तो इस कैप के एरिया के बराबर ही हो जाएगा। तो इस छोटे से कैप का क्या होगा एरिया, तो इसकी स्लांट हाइट तो आर डी थीटा है और इसका रेडियस कितना है आर साइन थीटा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो इतने से जो कैप, ये जो कैप है इसका सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, डी ओमेगा विल बी दिस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखो ये रिजल्ट की कोई अगर मेरे पास ऐसे थीटा से डी थीटा के बीच में स्फीयर की कैप है तो उसका सॉलिड एंगल भी कहीं कहीं पे काम आएगा पाथफाइंडर के कुछ क्वेश्चन में। तो एलिमेंट का सॉलिड एंगल कितना होता है 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, याद रहेगा ना। एलिमेंट का सॉलिड एंगल कितना है 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, नॉर्थ पोल से थीटा एंगुलर पोजीशन पे डी थीटा एंगुलर थिकनेस की जो कैप ली है। अब टोटल सॉलिड एंगल निकालना है नॉर्थ पोल से पूरा थीटा तक, तो इसी को उठा के इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, थीटा वेरिंग फ्रॉम 0 टू थीटा, समझ गए कि नहीं। तो वो क्या आ जाएगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल करोगे तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इट वुड हैव बेटर कि यहाँ पे फाई और डी फाई लेता तो 0 से थीटा वेरी कराते हैं, थीटा कोई 0 से थीटा वेरी कराते, बट दैट्स आल्सो ओके। आदत हम लोगों काइनेमेटिक्स में इस तरह का बहुत किया हमने, 0 से वी इंटीग्रेट। समझ में आई बात कि नहीं। तो क्या आ गया मेरे पास, कैप ऑफ अ स्फीयर का सॉलिड एंगल 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी पूरे स्फीयर के लिए थीटा क्या हो जाएगा, पूरा स्फीयर अगर है कंप्लीट मेरा तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, इज इट नॉट। और कितना आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियंस। यही मैंने पहले भी बताया था कि कंप्लीट स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, यानी पूरी तरह से कोई भी क्लोज ज्योमेट्री है, कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर ही तुम बैठ के देख रहे हो कि क्लोज ज्योमेट्री का क्या सॉलिड एंगल, तो वो 4 पाई स्टेरेडियंस होगा। क्यों, क्योंकि पूरा ही स्फीयर ढक जाएगा। मान लो मैं किसी भी हॉलो के अंदर बैठा हूँ और हॉलो मेरे को पूरी तरह से सराउंड कर रहा है, तो स्फेरिकल स्क्रीन पे शैडो क्या हो जाएगी मेरे से, मैं अगर लाइट का सोर्स हूं तो मेरे से कुछ भी लाइट नहीं पहुंचेगी स्फेरिकल स्क्रीन पे, इज इट नॉट। तो कोई भी अगर क्लोज शेप का सरफेस है मेरा, उस सरफेस के अंदर मैं बैठ के उसका सॉलिड एंगल देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियंस हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स पूरे स्फीयर का भी सॉलिड एंगल क्या है 4 पाई स्टेरेडियंस। हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा 2 पाई स्टेरेडियंस। क्यों, हेमिस्फीयर के लिए थीटा को 90 डिग्री डालोगे, ठीक है। तो यही लिखा, फॉर हेमिस्फीयर थीटा इज 90 डिग्री, ओमेगा इज 2 पाई स्टेरेडियंस, फॉर स्फीयर थीटा इज 180 डिग्री, ओमेगा इज 4 पाई स्टेरेडियंस। सॉलिड एंगल फॉर कैप इज सेम एज द सॉलिड एंगल फॉर द ऑफ द डिस्क कवरिंग इट। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका क्या मतलब हुआ सब लोग ध्यान से सुनना। तो ये तो मेरा कैप है, कैप तो कढ़ाई उल्टी कढ़ाई है, ठीक है। तो कढ़ाई का जो सॉलिड एंगल है सेंटर पे, मेरा क्लेम क्या है उसके ढक्कन का भी वही सॉलिड एंगल है। और क्लेम क्या है ये बिल्कुल ऑब्वियसली दिख ही रहा है, इज इट नॉट। अगर हम स्फीयर के सेंटर पे मान लो लाइट का सोर्स लगा देते, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब से जो इस ढक्कन की जो शैडो पड़ेगी वो एग्जैक्टली ये इसी के ये कर्व स्क्रीन के ऊपर उसी कैप के एरिया के बराबर ही होगी शैडो का एरिया, इज इट नॉट। तो जो कढ़ाई के ढक्कन का एरिया होगा वही कढ़ाई का, यानी एरिया नहीं शैडो एरिया, कढ़ाई के ढक्कन का शैडो एरिया स्फेरिकल स्क्रीन पे और कढ़ाई का शैडो एरिया स्फेरिकल स्क्रीन पे बराबर होगा। बात समझ आएगी नहीं। फॉर दैट मैटर वाई जस्ट दिस ढक्कन, इसके ऊपर मैं अगर मान लो कोन जैसा बना लेता या कोई भी सरफेस फिट कर देता आर्बिट्ररी, समझ में आ रही बात की नहीं, हर एक का सॉलिड एंगल वही होता। तो सेम सरकमफ्रेंस पे इट डजंट मैटर कि कैसा मैं मेम्ब्रेन चढ़ा दूं, सेम सरकमफ्रेंस पे किसी भी शेप का मेम्ब्रेन चढ़ा दूं, इसके ऊपर मैं ऐसे करके कुछ भी सरफेस में चढ़ा दूं, इन सबका सॉलिड एंगल क्या होगा, वही सॉलिड एंगल होगा जो ये फ्लैट डिस्क का सॉलिड एंगल है या फिर इस कैप ऑफ अ स्फीयर का सॉलिड एंगल है। ये बात समझ में आएगी नहीं, शैडो एरिया वही होने वाला है, ठीक है। नहीं बीच में से पिचका दो उसको, थोड़ा सा उठा दो बीच में, उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक सरकमफ्रेंस सेम सरकमफ्रेंस पे माउंटेड है जो सरफेस है तब तक सॉलिड एंगल सेम रहने वाला। ये बात समझ में आई ना, ठीक है। तो क्या लिखा, फॉर एनी टू सरफेसेस माउंटेड ऑन द सेम पेरीमीटर सॉलिड एंगल इज ऑलवेज द सेम। सेम पेरीमीटर पे सॉलिड एंगल सेम होता है, इट डजंट मैटर कि क्या एग्जैक्ट शेप है सरफेस की, बस पेरीमीटर सेम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारे सरफेसेस के लिए सेम सॉलिड एंगल तब तक रहेगा जब तक ये सारे सरफेसेस लाइट सोर्स के सेम साइड पे, यानी स्फीयर के सेंटर पे लाइट सोर्स रखा है सेम साइड पे होने चाहिए। अगर अपोजिट साइड पे तो ऑब्वियसली 4 पाई माइनस इसका सॉलिड एंगल है। क्यों, क्योंकि ये सरफेस और इसके अपोजिट वाला सरफेस मिलकर कंप्लीट एनक्लोजर बना रहे हैं, और कंप्लीट एनक्लोजर का मिला के सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियंस। तो यानी ऊपर में डिस्क का जो सॉलिड एंगल होगा 4 पाई में से उसको माइनस कर दें तो वो नीचे वाले सरफेस का सॉलिड एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, सेम पेरीमीटर पे माउंटेड है, लाइट सोर्स के सेम साइड पे पड़ रहे हैं सरफेसेस, तो सेम सॉलिड एंगल होगा, ठीक है। सेम पेरीमीटर पे माउंटेड कितने भी आर्बिट्ररी सरफेसेस हो, लाइट सोर्स के सेम साइड पे जब तक वो हैं तब तक सॉलिड एंगल सेम होगा। और ये भी कह सकते हैं कि अगर लाइट सोर्स के दूसरी साइड पे चला गया तो सॉलिड एंगल 4 पाई में से वो वाला सॉलिड एंगल माइनस कर दो, उतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे तरबूज के ऊपर वाले पार्ट का जो भी सॉलिड एंगल है, ऊपर वाले छिलके का नीचे वाले का 4 पाई में से माइनस कर दो, उतना सॉलिड एंगल है। क्लियर है, ठीक है। अभी एक ये बहुत मस्त क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अभी मैंने क्या प्रूव किया था कि सॉलिड एंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, सॉलिड एंगल का यूज करके हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सॉलिड एंगल निकालेंगे कैसे, तो कुछ ज्योमेट्रीज के लिए सॉलिड एंगल निकालना बहुत आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, मान लो मेरे पास एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है, ठीक है। क्या है,
रेगुलर टेट्राहेड्रन, सरफेस टेट्राहेड्रन है, अंदर वॉल्यूम में कुछ नहीं है, और इस टेट्राहेड्रन के सेंट्रॉइड पे मैं बैठा हूं, ठीक है, और मुझे किसी एक फेस का सॉलिड एंगल निकालना है। तो मुझे क्या पता है, टेट्राहेड्रन के चारों फेसेस का मिला के सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियंस होना चाहिए, इज इट नॉट? सोच के देखो, जिस टेट्राहेड्रन के अंदर मैं बैठ गया, वहां पे मैंने लाइट जला ली और उसके ऊपर मैंने एक स्फेरिकल स्क्रीन रख दिया उसके अराउंड, तो क्या उस स्फेरिकल स्क्रीन पे कुछ भी लाइट पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी ना, टेट्राहेड्रन के चारों फेसेस से मिलकर ब्लॉक हो जाएगी, इज इट नॉट? कोई फेस मिसिंग होता तो एक बात थी, चारों फेसेस पूरा क्लोज ज्योमेट्री बना रहे, तो उस टेट्राहेड्रन के सेंट्रॉइड पे कितना ही तुमने प्रकाशमान कुछ दिया जला रखा है, ठीक है, तो स्फेरिकल शेल के ऊपर कुछ भी एक भी लाइट की रे पड़ने वाली नहीं है, पूरी की पूरी टेट्राहेड्रन ब्लॉक कर रहा है, इज इट नॉट? तो इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रन का शैडो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियंस। फॉर दैट मैटर टेट्राहेड्रन की जगह ये क्यूबॉइड होता, क्यूब होता, कुछ भी होता, उसके अंदर अगर दिया जला दोगे तो स्फेरिकल स्क्रीन पे तो कुछ नहीं पहुंचने वाला। इसका मतलब क्या है, सबका सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियंस होने वाला है। लेकिन अगर मान लो मैं पूछूं कि इस रेगुलर टेट्राहेड्रन के सेंट्रॉइड पे एक फेस का सॉलिड एंगल कितना है, तो यहाँ पे बाई सिमिट्री कह सकते हो, क्योंकि टोटल 4 पाई और हर फेस का बराबर बराबर है। इसका मतलब क्या, हर एक फेस जो है वो पाई स्टेरेडियंस सबटेंड कर रहा होगा। समझ में आई बात की नहीं? ऑल्दो अगर दिए को मैं सेंटर से थोड़ा लेफ्ट राइट कर दूंगा तो ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि सिमेट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन जब परफेक्ट सिमेट्री है तो ऐसा मैं बोल ही सकता हूं। बात समझ आई कि नहीं? तो इसी तरह के कुछ आइडियाज के ऊपर बेस्ड थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे पास है एक चेस बोर्ड, ठीक है, क्या चीज है, एक चेस बोर्ड, और चेस बोर्ड के अंदर तुम्हें दिख रहा है रेड स्क्वायर्स हैं और ब्लैक स्क्वायर्स हैं। तो जो भी रेड स्क्वायर्स हैं, मैंने सिर्फ रेड स्क्वायर्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी है, ठीक है, क्या किया, सिर्फ रेड स्क्वायर्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी है, ठीक है, और ब्लैक स्क्वायर्स जो है मेरे खाली हैं, कुछ भी नहीं है, खोखला है, देयर इज नो चार्ज ऑन देम। और मुझे क्या करना है, इस चेस बोर्ड की वजह से मुझे फील्ड कहां पे निकालना है, इस चेस बोर्ड के सेंटर पे ए हाइट ऊपर एक पॉइंट पी है, वर्टिकली ऊपर इस चेस बोर्ड के ए हाइट पे एक पॉइंट है पी, जहां पे मुझे इस चेस बोर्ड की वजह से क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। अगर चेस बोर्ड के रेड स्क्वायर्स की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो अभी बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, चेस बोर्ड का साइज क्या है, 2a। तो अगर ध्यान से सोचो, ये चेस बोर्ड के ऊपर जो ये पॉइंट दिया ना a, अगर इस तरह के चेस बोर्ड के अगर मैं 6 फेसेस लगा दूं तो ये पॉइंट p पूरी तरह से ढक जाएगा, और ये पॉइंट p जो है उस चेस जो क्यूबॉइड बनेगा मेरा, क्यूबॉइड नहीं सॉरी क्यूब बनेगा, ऐसे सोचो 6 चेस बोर्ड लगा दूं, 6 चेस बोर्ड अगर मैं लगा दूं तो पॉइंट p जो होगा उस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में होगा कि नहीं, बोलो? उस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में 6 के 6 फेसेस जो है बराबर सॉलिड एंगल सबटेंड करोगे। समझ में आ रही है बात? ऑल द 6 फेसेस विल बी सबटेंडिंग इक्वल सॉलिड एंगल्स। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इफ आई पुट 6 चेस बोर्ड्स लाइक दिस, देन P विल बी एट द सेंट्रॉइड ऑफ दैट क्यूब फॉर्म्ड बाय 6 चेस बोर्ड्स। इसका मतलब क्या, हर एक फेस कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा, टोटल 4 पाई स्टेरेडियंस है 6 फेसेस का मिलके, तो एक फेस का कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 3। अब लेकिन क्या है, ये तो एक पूरे फेस का है, अगर मेरे पास ब्लैक भी पोर्शन होता और रेड पोर्शन भी होता, लेकिन मुझे सॉलिड एंगल किसका निकालना है, सिर्फ रेड पोर्शन का निकालना है, क्योंकि ब्लैक पोर्शन पे तो चार्ज डेंसिटी है ही नहीं ना कुछ। लेकिन सिमिट्री से मुझे पता है कि जितना ब्लैक पोर्शन पे सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा होगा, उतना ही रेड पोर्शन पे सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा होगा। बात समझ आएगी नहीं? क्योंकि जितने रेड स्क्वायर्स हैं उतने ही ब्लैक स्क्वायर्स हैं, और वो भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है, इज इट नॉट? समझ में आ रही बात की नहीं? परफेक्ट सिमेट्री है। So the solid angle subtended on the cumulatively on the black squares must be equal to solid angle subtended cumulatively on the red squares, और इन दोनों का मिला के कितना सॉलिड एंगल हुआ, 4 पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 3। इसका मतलब खाली रेड स्क्वायर्स जो है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करोगे पॉइंट पी पे, बोलो? 4 पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या हो गया, वो पाई बाई 3 सॉलिड एंगल आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? तो बस अब तो फील्ड निकालना है, तो हमारा के सिग्मा ओमेगा फील्ड होता है, खत्म हो गया। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या आ गया, के सिग्मा ओमेगा, ठीक है। क्या लिखा, इसको पढ़ देता हूं फॉर्मली। क्या लिखा, सॉल्यूशन, प्लेसिंग 6 सच चेस बोर्ड्स अराउंड पॉइंट पी सिमेट्रिकली, दोबारा से अराउंड पॉइंट पी लिख दिया, आई वाज सुपर एक्साइटेड, विल कंप्लीट अ क्यूब, हेंस ईच चेस बोर्ड सबटेंड्स एन एंगल 4 पाई बाई 6। इवन स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, लेट मी करेक्ट दिस, ठीक है, बिकॉज आई वाज वेरी एक्साइटेड, सो यू कैन एक्सक्यूज मी। हाँ, सबटेंड्स some problems really exciting. Subtends an angle 4 pi by 6 at point P, thus omega for each chessboard at point P is, omega chessboard is 2 pi by 3, क्यों 4 pi by 6. However, not entire chessboard is charged, only 50% of it is charged. Therefore, solid angle subtended by the charged portion is omega sigma is 2 pi by 3 divided by 2, that is pi by 3.
नाउ रिकॉल द रिलेशन बिटवीन द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फील्ड एंड सॉलिड एंगल एंड चार्ज डेंसिटी एज ई नॉर्मल इज के सिग्मा ओमेगा। तो अपनी रिक्वायर्ड ज्योमेट्री के हिसाब से ई क्या है, के सिग्मा इंटू पाई बाई 3 और के को 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल देंगे। मैंने बताया था ना, जहां पे भी पाई से पाई कैंसिल होता दिखता है तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन प्रेफर करते हैं। तो कितना आ गया मेरा फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 12 एप्सिलॉन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ में आया सभी को? समझ में आया? हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो मैं अभी चाहता हूं कि सब लोग खुद से एक क्वेश्चन ट्राई करो। क्या एक मेरे पास अभी क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रन है। क्या चीज है? रेगुलर टेट्राहेड्रन है। और रेगुलर टेट्राहेड्रन के हर फेस पे मैंने सिग्मा चार्ज डेंसिटी दी है। क्या दिया? हर फेस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी दी है। और उसमें से अभी एक फेस को मैंने उड़ा दिया। क्या किया? एक फेस को उड़ा दिया। तो अभी मेरे को बताना है कि टेट्राहेड्रन के सेंट्रॉइड पे कितना फील्ड होगा। क्वेश्चन क्लियर है? आई हैव अ रेगुलर टेट्राहेड्रन जिसमें से एक फेस मिसिंग है, बाकी 3 फेसेस को क्या दिया? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी है। तो मुझे ये बताना है कि सेंट्रॉइड पे टेट्राहेड्रन के कितना फील्ड होगा। क्लियर है ना स्टेटमेंट? ट्राई करो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। इसको बहुत तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक जो तरीका हम बहुत जगह पे यूज करते हैं, मैं वही टेक्निक लगाने वाला हूं। कई बार क्या होता है, जहां पे जीरो चार्ज होता है उसको प्लस और माइनस बराबर बराबर का सुपरपोजिशन मान लेते हैं। तो मेरे अब टेट्राहेड्रन में 4 फेसेस हैं, उसमें से एक मिसिंग है, तो जो मिसिंग फेस है उसको प्लस सिग्मा भी दे दो, उसको माइनस सिग्मा भी दे दो। इट्स इक्विवेलेंट टू दैट, राइट? तो हुआ क्या, अभी तो चारों सिग्मा दे दिए तो पूरा टेट्राहेड्रन कंप्लीट हो गया। तो पूरे टेट्राहेड्रन की वजह से तो जीरो फील्ड होगा, लेकिन अभी मेरे पास माइनस सिग्मा का एक फेस और बच गया। इज इट नॉट? तो ये माइनस सिग्मा का जो फेस बचा, बस इसकी वजह से जो फील्ड है वही फील्ड है मेरा। बात समझ आएगी नहीं? टेट्राहेड्रन के 4 फेसेस थे, मान लो ऊपर से टॉप मिसिंग था, ऐसे सॉफ्टी की तरह से टेट्राहेड्रन पकड़ा हुआ मैंने, ऊपर वाला फेस मिसिंग है। तो ऊपर वाले मिसिंग फेस को भी मैंने ऐसे सिग्मा दे दिया और माइनस सिग्मा भी दे दिया। तो अब बाकी 3 फेस गायब हो गए, बाकी चारों फेसेस गायब कर दो यानी, और एक माइनस सिग्मा का फेस बच गया, और माइनस सिग्मा की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर लगेगा, राइट? अब ये जो फेस बचा इसका सॉलिड एंगल कितना होगा? मुझे पता है चारों फेसेस का मिला के सॉलिड एंगल कितना? 4 पाई स्टेरेडियंस। तो एक फेस का कितना? पाई स्टेरेडियंस। तो पाई स्टेरेडियंस तो बस के सिग्मा पाई ऊपर की तरफ फील्ड हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? ऐसे अगर डायरेक्टली सोच रहे हो बाकी 3 फेसेस का, तुम्हें सोचना पड़ेगा ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, फिर तीनों वेक्टर्स का सम लेंगे तो कितना आएगा। लेकिन ऐसे सोचोगे तो डायरेक्टली हम सोच पाए, ठीक है? या फिर हाँ, मतलब समझ गए ना, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा से हमने कंप्लीट करके देख लिया। क्लियर है? हाँ, एक और मस्त प्रॉब्लम करते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था मेरे मेन चैनल के ऊपर, यानी मेन यानी प्रॉब्लम्स वाला जो चैनल है, तो उससे एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम उठाई है। इनफैक्ट इसका वेरिएशन है, ये डायरेक्टली ये प्रॉब्लम नहीं है, इसका वेरिएंट मैंने उसके ऊपर डाला हुआ है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आएगी तो वो वाली भी खुद से कर पाओगे। तो लेट मी टेल यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हेमिस्फेरिकल शेल कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये मेरे पास हेमिस्फेरिकल शेल है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है तुमको, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एट पॉइंट पी। यहाँ पे इस पॉइंट पी पे इस हेमिस्फेरिकल शेल की वजह से मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है? विच इज वर्टिकली अबव ओ। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है जो उस हेमिस्फेयर के ही, अगर स्फेयर कंप्लीट करके एक्सटेंशन है तो उसके ऊपर ये पॉइंट पी है, वर्टिकली अबव। यहाँ पे मुझे फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे देखो वापस कुछ सॉलिड एंगल यूज करके बहुत अच्छा सा कुछ बन जाता है, कुछ स्पेशल है ये क्वेश्चन। ये देखें तो कैसे निकाल सकते हैं पॉइंट पी पे फील्ड। देखो सब लोग, कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पैच ऑन द हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ एरिया डीएस। तो मैंने क्या किया, नीचे जो हेमिस्फेरिकल शेल है इसके ऊपर छोटा सा डीएस एरिया का पैच लिया। इस पैच की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड देख रहा हूं, तो इस पैच का चार्ज कितना? सिग्मा डीएस। इसकी वजह से फील्ड कितना होगा? के सिग्मा डीएस अपॉन, ये अगर डिस्टेंस स्मॉल आर ले लिया तो के सिग्मा डीएस अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अब जैसे ये पैच है और मान लो वर्टिकल से ये एंगल थीटा बन रहा है, तो जैसे ये पैच है ऐसे ही इतना ही सुंदर बहुत सारे पैचेस हैं, इज इट नॉट? और इन सब पैचेस की वजह से मुझे पता है एक्सियल फील्ड्स तो एड अप हो जाएंगे, रेडियल फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगे, इज इट नॉट? तो इसका मतलब मेरा मेन इंटरेस्ट जो है वो किसमें है? वो मेरा मेन इंटरेस्ट जो है वो डीई कॉस थीटा में इंटरेस्ट है, इज इट नॉट? मेरा इंटरेस्ट किसमें? डीई कॉस थीटा में इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, वो एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, इज इट नॉट? ठीक है। तो अभी एक्सियल फील्ड कितना हो जाएगा फिर? के सिग्मा डीएस बाय आर स्क्वायर, तो टोटल फील्ड था, इसको कॉस थीटा से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्सियल फील्ड कितना आ गया? के सिग्मा डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना? और जैसे ही डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर दिखता है हम लोग खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड एंगल बनता हुआ दिख रहा होता है हमको, ठीक है? तो डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर क्या? सोच के देखो, डीएस कॉस थीटा यानी ये जो पॉइंट है, पॉइंट की नॉर्मल से एरिया की नॉर्मल, और जो टॉर्च है उधर जो पॉइंट है, पॉइंट से वेक्टर ज्वाइनिंग और एरिया की नॉर्मल के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? डीएस कॉस थीटा मेरा, डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? जब भी एरिया, सॉलिड एंगल के लिए क्या होता है? एरिया नॉर्मल और जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द एरिया, इनके बीच में थीटा एंगल होना चाहिए, है ना?
तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर इज नथिंग बट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस पैच। समझ में आई बात की नहीं? ये छोटे से पैच का सॉलिड एंगल। तो अब इसका मतलब क्या, टोटल फील्ड क्या हो जाएगा, इस पैच का इसका सॉलिड एंगल, तो टोटल सॉलिड एंगल क्या होगा, सारे पैचेस का मिला के सॉलिड एंगल। बात समझ आएगी नहीं? टोटल टोटल का फील्ड। तो अब प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गई, मुझे इस हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल निकालना है पॉइंट पी पे, इज इट नॉट? बोलो, इस हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल निकालना है, और मुझे पता है इस हेमिस्फीयर का जो सॉलिड एंगल होगा वो वही होगा जो इस डिस्क का सॉलिड एंगल होगा, इज इट नॉट? बोलो, ये डिस्क का सॉलिड एंगल और उस हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि सोच के देखो, टॉर्च अगर लगाओगे तो ये हेमिस्फीयर की जो शैडो बनेगी स्फेरिकल स्क्रीन पे और डिस्क की जो शैडो बनेगी बराबर ही होगी। तो अब बस डिस्क का सॉलिड एंगल निकालना रह गया और हमारा काम हो जाएगा। और ये डिस्क कितना सेमी वर्टेक्स एंगल सबटेंड करेगी, 45 डिग्री। दिख रहा है डिस्क का सेमी वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो सॉलिड एंगल जो है सेमी वर्टेक्स 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल निकालना है। तो सॉलिड एंगल हमने क्या देखा था, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले ही डेराइव किया था ना हमने। जब सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा होता है कैप का, तो सॉलिड एंगल कितना होता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और जो डिस्क का सॉलिड एंगल होता है वो भी 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे इस डिस्क का जो सॉलिड एंगल होगा वही इसके ऊपर माउंटेड कोई भी सरफेस का सॉलिड एंगल होगा। और डिस्क का सॉलिड एंगल क्या देखा था, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी यहाँ पे कॉस 45 डिग्री। तो क्या लिखा, तो ये मेरा आया k सिग्मा डी ओमेगा, वेयर डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द पैच। thus the total field is E axial is k sigma omega, where omega is the solid angle subtended by the hemispherical shell at point P, which is same as the solid angle subtended by its disc lid. कढ़ाई के ढक्कन से जो सॉलिड एंगल है वही कढ़ाई का सॉलिड एंगल है। The disc lid subtends a semi vertex angle 45 degree at point P, thus solid angle is omega is 2 pi into 1 minus cos 45। ये याद है ना, 2 pi into 1 minus cos थीटा डेराइव किया था। तो क्या आ गया, 2 पाई इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। तो बस अब टोटल फील्ड क्या हो गया, यहाँ पे ये k सिग्मा एज इट इज, तो k 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और 2 पाई इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। तो मेरे पास नेट फील्ड क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। ये मेरा क्या आ गया, फील्ड एट पॉइंट P। समझ गए? यहीं पे पूरा हेमिस्फीयर नहीं होता, पूरे हेमिस्फीयर की जगह मान लो छोटा कढ़ाई होता, तो इसकी वजह से इसका सॉलिड एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाता है, ये मेथड लग जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये मेथड तभी वर्क करेगा जब ये जो है जो कंप्लीटिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर ये वर्टिकली ऊपर पड़ रहा है। अगर ये कहीं और होता तो ये दोनों एंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनता, ये थीटा थीटा दोनों बराबर नहीं आते। ठीक है नहीं? हाँ, स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा लोगे तो फिर से ये टेक्निक लग जाती है, थीटा थीटा बराबर होते, सॉलिड एंगल जो छोटे वाले कॉर्ड का आ जाता। समझ में आई बात की नहीं? या जो भी है वट एवर इट इज कॉल्ड, छोटे ढक्कन का सॉलिड एंगल आ जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनली फील्ड आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। हाँ, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम विद द सॉलिड एंगल ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P पे मान लो मैं एक लाइट का सोर्स ले लेता हूँ। पॉइंट P पे लाइट का सोर्स लिया और इसके ऊपर सेंटर्ड एक स्फेरिकल स्क्रीन ऐसे बना लिया। तो तुमको पता है यहाँ पे जो कैप ऑफ स्फीयर बन रहा है, कैप ऑफ स्फीयर का सॉलिड एंगल क्या होगा, यहाँ पे ये तो 45 डिग्री है ना, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 45 ये कैप ऑफ स्फीयर का सॉलिड एंगल होगा। और जो कैप ऑफ स्फीयर का सॉलिड एंगल होगा वही इसके ढक्कन का सॉलिड एंगल होगा, इसलिए 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 45। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। नेक्स्ट जो हम लोग चीज सीखने वाले हैं वो क्या है, राइटिंग द इक्वेशन ऑफ अ फील्ड लाइन फ्रॉम अ फील्ड फंक्शन। तो इसके ऊपर जहां तक मुझे याद आ रहा है क्रूटोव में कुछ क्वेश्चन है, तो वहां पे ये स्किल तुम्हारे काम आएगा। तो फील्ड लाइन क्या होती है, फील्ड लाइन तो सबको पता है कि फील्ड की टैंजेंट जो है, मतलब फील्ड लाइन की टैंजेंट फील्ड की डायरेक्शन देती है, और वो कितना पास पास है दूर दूर, उससे पता चलता है फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो फील्ड फंक्शन क्या होगा, तो स्पेस में फील्ड फंक्शन किस तरह का हो सकता है, जैसे 2D प्लेन में हो सकता है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, या एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, कोई भी फील्ड फंक्शन हो सकता है। अब फील्ड फंक्शन अगर मुझे दे रखा है तो फील्ड लाइंस भी किसी ना किसी डायरेक्शन में जा रही होंगी ना, कोई कर्व तो फॉलो कर रही होंगी, कुछ भी होगा, पैराबोला, हाइपरबोला या कुछ और, कुछ तो होगा। तो वो उसकी डायरेक्शन उसकी हम इक्वेशन कैसे निकालें, कर्व की इक्वेशन। तो देखो एक चीज सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे राइट साइड पे इस फिगर पे फोकस करो। मान लो ये मेरी कोई फील्ड लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे टैंजेंट जो होगा, टैंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अभी ध्यान देना, तो यहाँ पे फील्ड इस तरफ है और फील्ड का x कॉम्पोनेंट कुछ ex है और इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट कुछ ey है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वो ey बाई ex हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। मैंने फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, दोबारा से दिखाऊं क्या, समझ में? वहां पे टैंजेंट ड्रॉ की, टोटल फील्ड मेरा ई वेक्टर टैंजेंट के अलॉन्ग है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ex है, वर्टिकल कंपोनेंट ey है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ey बाई ex हो जाएगा। इसका dy बाई dx मेरा ey बाई ex हो जाएगा। अब ये मेरे पास y और x में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास फील्ड लाइन आ जाएगी। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या लिखा,
Let there be a point P on the field line in xy plane whose value at a general xy is given as E is equal to E of xy, Ex of xy I cap plus Ey of xy j cap. Then the slope of this field line is given as dy by dx is equal to Ey by Ex. This gives us a differential equation in family of field lines and can be appropriately integrated to get the actual family. फैमिली ऑफ फील्ड लाइंस हमारे पास मिलेगी. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा तुमने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे अलग अलग कर्व की फैमिलीज. तो यहाँ पे फैमिली ऑफ फील्ड लाइंस हमारे पास मिलने वाली है. कैसे? द आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी इवैल्यूएटेड टू फाइंड अ स्पेसिफिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय सैटिस्फाइंग द पॉइंट. तो ये चीज अभी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है. कॉन्क्रीट करने के लिए एग्जाम्पल करते तो एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे इस टेक्निक को हमें अप्लाई करना. तो जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा, द फील्ड इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस is given as E is equal to ax I cap plus by j cap. ये मेरे पास फील्ड फंक्शन दे रखा है, तो इसका यूज करके अलग अलग एक्स वाई कोऑर्डिनेट डालोगे तो हर जगह पे फील्ड मुझे मिलता चला जाएगा. राइट. फाइंड द फैमिली ऑफ फील्ड लाइंस. हमें फील्ड लाइंस की फैमिली निकालनी है एक तो. हेंस ऑल्सो फाइंड द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1. हमें 1,1 से पासिंग फील्ड लाइन भी निकालनी की, वो क्या इक्वेशन होगी. तो ये हमें पता है dy by dx क्या है, Ey by Ex. तो यहाँ पे Ey कितना है मेरा by और Ex कितना है ax I cap और बी वाई जे कैप. यानी y कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड कितना है बी वाई और x कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड कितना है ax. तो इसका मतलब फील्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, dy by dx दैट विल बी इक्वल टू बी वाई अपॉन ax. समझ में आई बात? ठीक है. अब वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं हम. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेपरेट करो वेरिएबल्स, तो dy अपॉन बी वाई इज इक्वल टू dx अपॉन ax. इंटीग्रेट कर दिया तो 1 अपॉन बी लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन a log of x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो मेरे पास ये फील्ड लाइन की फैमिली आ गई. ठीक है. मैं चाहूं तो इसको और अच्छे से लिख सकता हूं. क्या लिख सकता हूं, log को उधर लेके चले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर b और y, ये आ जाएगा. समझ में आ रही होगी बात. e की पावर या तो चढ़ा दो दोनों साइड. समझ में आया. तो y टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b इज कांस्टेंट. ये कुछ और कांस्टेंट होगा लेकिन बन तो रहा है ना इस तरह से कांस्टेंट. समझ में आई बात की नहीं. तो अब 1,1 से मुझे पास कराना है, तो x को भी 1 डाल दो, y को भी 1 डाल दो, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई 1. समझ में आई बात की नहीं. तो यानी मेरी रिक्वायर्ड फील्ड लाइन फैमिली क्या हो गई, नॉट फैमिली, अब ये पर्टिकुलर मेंबर निकल गया उस फैमिली का. क्या, y टू द पावर a इज इक्वल टू x टू द पावर b या फिर y इज इक्वल टू x टू द पावर b बाय a. तो ये मेरे पास फील्ड लाइन की इक्वेशन आ गई. आया समझ में. अब a और b अगर मान लो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और b इज इक्वल टू 2a है तो फिर ये पैराबोला आ जाएगा. इज इट नॉट. b अगर 2a हो गया तो ये देन इट बिकम्स अ फैमिली ऑफ पैराबोले. खूब सारे पैराबोला की फैमिली आ जाएगी. तो इसको मैंने मैथमेटिका से प्लॉट भी किया हुआ है. जैसे फॉर इंस्टेंस द एडजेसेंट फिगर शोज अ फील्ड लाइन प्लॉट फॉर द फील्ड. मान लो ई होता है मेरे पास एक्स आई कैप प्लस 2y j कैप. अब ए और बी की स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए फील्ड फैमिली निकालने वाला हूँ, फील्ड लाइन फैमिली. तो ई इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2y j कैप. तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2y अपॉन एक्स. तो dy बाई y इक्वल टू 2 dx अपॉन एक्स. तो इससे क्या आ गया, log ऑफ y इक्वल टू 2 log x प्लस c. या फिर e की पावर चढ़ा दो दोनों तरफ, तो y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर. तो y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा, फैमिली ऑफ पैराबोलाज आ गया. राइट. पढ़ चुके हो पैराबोला कोऑर्डिनेट में. हाँ कोई बात नहीं, बाद में पढ़ोगे, बट ये तो फिजिक्स में भी हम अक्सर डील करते ही हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी थोड़ा बहुत तो आइडिया था ना, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर वाला. तो ये पैराबोला की फैमिली आ गई. एज कैन बी रेडली सीन दिस इज द फैमिली ऑफ पैराबोले एज प्लॉटेड. तो ये फैमिली ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे प्लॉट किया हुआ दिख रहा है ना. ये समझ में आ रहा होगा, ये पैराबोला टाइप का जा रहा है, दिख रहा है. कैन यू आइडेंटिफाई सो मेनी पैराबोले, दिख रहे हैं ना, खूब सारे पैराबोला बने हुए हैं, दिख रहे हैं. तो इट्स अ फैमिली ऑफ पैराबोले. इनफैक्ट ये सारे पैराबोला की वर्टेक्स जो ओरिजिन ही है, सारे पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन वाले पैराबोले. तो ये मेरा फैमिली ऑफ फील्ड लाइंस आ गया. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. निकाल पाओगे ना खुद से. कोई भी अगर दे दिया फील्ड फंक्शन तो फील्ड लाइन फैमिली हम इस तरह से निकाल लेंगे. ठीक है. सो दैट्स इट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट. इनफैक्ट हमारे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चीजें हैं. क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डाइपोल, मतलब मेजर जो हम लोगों का डिवीजन है वीक वाइज वो इस तरह से. देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डाइपोल एक वीक है. उसके बाद हम लोगों का गॉस लॉ एक वीक है. और उसके बाद हम लोगों का कंडक्टर्स एक वीक है. नॉर्मली जिस तरह से डिवीजन होता है, अगर कम हुआ तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे. तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड देन विल मूव ऑन टू द डाइपोल. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.